नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इकरा साइंस क्लासेज में। आज की इस क्लास में पीछे की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लोग बात करेंगे पाचन और अवशोषण के बारे में। पिछली क्लास में हमने बात की थी मुख गुहा में भोजन के पाचन के बारे में। मुख गुहा में पाचित भोजन जो है वो बोलस कहलाता है और मुख गुहा से बोलस जो है वो सामान्यतः ग्रसनी और ग्रासनाल से होता हुआ आमाशय में चला जाता है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि पिछले 10-12 दिन में हमारी कोई क्लास नहीं हुई है। इसके पीछे कोई मेरी प्रॉब्लम रही है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को दिल से सॉरी बोलता हूं। आइंदा आप लोगों के लिए रेगुलर जो है टॉपिक वाइज वीडियो जो है मैं अपलोड करता रहूंगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हमने पीछे पढ़ा है मुख गुहा में पाचित भोजन बोलस कहलाता है और बोलस जो है वो मुख गुहा से भोजन जो है वो सामान्यतया मुख गुहा से भोजन ग्रसनी में जाएगा अर्थात फेरिंग्स में जाएगा और ग्रसनी से फिर कहां चला जाएगा, ग्रासनाल इसोफेगस में। अब यहां ग्रसनी और ग्रासनाल इनको थोड़ा सा समझेंगे। जैसे यहां पे ये दो नलिकाएं हैं। ऊपर वाली जो नलिका है वो सामान्यतः हमारे नाक से जुड़ी हुई है, इसको हम नासा द्वार कहते हैं अर्थात नोस्ट्रल पैसेज। नीचे वाली जो नलिका है वो सामान्यतः हमारे मुख से जुड़ी हुई है, इसको हम कहते हैं मुख द्वार। ठीक है, मुख द्वार जो है इसके जरिए से सामान्यतः फूड आएगा और जो नासा द्वार है इसके जरिए से एयर अर्थात वायु जो है वो हमारे शरीर के अंदर आती है। यहां आकर के ये दोनों नलिकाएं जो है वो बैंड हो रही है। जैसे ये ऊपर वाली नलिका यहां बैंड हो गई, इसी प्रकार मुख द्वार जो है वो यहां आकर के इसके आगे की ओर से बैंड होता है। अब अगर इस पार्ट को, जैसे ये जो डार्क किया हुआ पार्ट है, इस पार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां जो है ये दोनों नलिकाएं जो है वो कॉमन है, ये दोनों का कॉमन पार्ट है। मुख द्वार और नासा द्वार या हम यूं कहें कि फूड पाइप और विंड पाइप जो है दोनों का जो कॉमन पार्ट होता है वो जनरली कहलाता है ग्रसनी अर्थात फेरिंग्स। तो भोजन जो है वो सामान्यतः मुख गुहा से फेरिंग्स में आता है। अब अगर हम बात करें तो ये जो फेरिंग्स है, इस फेरिंग्स के नीचे वाले कॉर्नर वाले पार्ट पर सामान्यतया एक कार्टिलेज से निर्मित, एक उपास्थि से निर्मित जो है त्रिभुजाकार ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है। और ये त्रिभुजाकार ढक्कन जैसी संरचना जो है इसको हम कहते हैं घाटी ढक्कन। घाटी ढक्कन अर्थात इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस, ये जो इपिग्लोटिस होता है ये सामान्यतया जैसे ही हम फूड जो होता है उसको स्वेलो करते हैं, उसको निगलते हैं, डीग्लूटिशन की प्रक्रिया के द्वारा जब हम भोजन को निगलते हैं तो सामान्यतया ये जो घाटी ढक्कन है वो इस विंड पाइप को ब्लॉक कर देता है, इस विंड पाइप को बंद कर देता है, जिससे फूड सब्सटेंस जो है वो इस विंड पाइप में ना जाकर के सीधे हमारे एलिमेंट्री केनाल के अगले पार्ट में चले जाते हैं अर्थात आहार नाल के आगे वाले भागों में चले जाते हैं। तो घाटी ढक्कन जो है ये एक महत्वपूर्ण संरचना है जो ग्रसनी के निचले भाग पर स्थित होती है, उपास्थि से निर्मित संरचना है और इसका मुख्य कार्य क्या है, भोजन को सामान्यतया वायु द्वार या सामान्यतया वायु नलिका जिसको हम ट्रेकिया भी कहते हैं, श्वास नाल भी बोलते हैं, उसके अंदर जाने से रोकना। तो घाटी ढक्कन का अगर हम कार्य की बात करें तो ये जो है भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकता है, भोजन को श्वास नाल अर्थात ट्रेकिया में जाने से रोकता है। भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकने वाली संरचना जो है वो कहलाती है घाटी ढक्कन या इपिग्लोटिस। स्थित कहां होता है, फेरिंग्स के ऊपर स्थित होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये फेरिंग्स के बाद में अगली आने वाली जो संरचना है वो एक लंबी नलिका होती है। ये लंबी नलिका जो है ये कहलाती है सामान्यतः फूड पाइप या इसको हम कहते हैं इसोफेगस अर्थात ग्रासनाल। ये ग्रासनाल जो होती है इसमें से भोजन जो है वो फिर आगे अपनी स्टोमक अर्थात आमाशय के अंदर चला जाता है। अब अगर हम बात करें तो ये जो फूड पाइप है और ये जो फेरिंग्स है इन दोनों के अंदर किसी प्रकार की डाइजेशन की क्रिया नहीं होती, पाचन की क्रिया नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनके अंदर किसी प्रकार की कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो नहीं पाई जाती और डाइजेस्टिव ग्लैंड ना होने की वजह से कोई डाइजेस्टिव जूस अर्थात पाचक रस जो है उसका उत्सर्जन, उसका स्त्राव जो है, उसका सिक्रेशन जो है वो नहीं होता, जिससे यहाँ पाचन की क्रिया नहीं होती। तो ध्यान
ध्यान देंगे ये जो फेरिंक्स और जो ईसोफेगस है, इन दोनों के अंदर किसी प्रकार की कोई पाचन की क्रिया नहीं होती, नो डाइजेशन। ठीक है, इसके बाद ग्रासनाल जो है, इस ग्रासनाल से ये भोजन जो है वो कहां चला जाएगा, आमाशय में चला जाएगा। ठीक है, तो आमाशय जो है इसके अंदर भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, इसके बारे में हमें बात करनी है। आमाशय में पाचन, तो आमाशय में पाचन से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आमाशय क्या होता है, ये कहाँ स्थित होता है और ये किस प्रकार की संरचना है। आमाशय की अगर हम बात करें तो ये सामान्यतया हमारी जो एब्डोमिनल केविटी है, हमारी जो उदर गुहा है, उस उदर गुहा के अंदर एक थैलीनुमा संरचना होती है और ये अंग्रेजी के जे या यू आकृति के जैसा होता है। आमाशय जो है ये हमारी आहार नाल जो होती है, उस आहार नाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा भाग है। आमाशय के अंदर सामान्यतया भोजन जो है वो 3 से 4 या लगभग 4 से 5 घंटे तक भोजन जो है वो रुकता है। इसके अलावा आमाशय जो है इसकी जो भोजन ग्रहण करने की जो कैपेसिटी है, ये 2 से 3 लीटर भोजन जो है उसका धारण कर सकता है, या 2 से 3 लीटर भोजन जो है आमाशय के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। आमाशय में जो है भोजन 4 से 5 घंटे रुकने के पश्चात पचा हुआ भोजन जो है वो फिर धीरे धीरे हमारी छोटी आंत में चला जाता है। तो सबसे पहले आमाशय की संरचना, ये आमाशय आपके सामने। आमाशय जो है सामान्यतया ऊपर की ओर हमारी आहार नाल के ग्रास नाल से जुड़ा होता है। ठीक है, और आमाशय जो है वो नीचे की ओर छोटी आंत से जुड़ा होता है, छोटी आंत, अर्थात आमाशय से पाचित भोजन जो है वो आहार नाल के किस पार्ट में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। अब अगर हम बात करें आमाशय के बारे में, तो आमाशय जो है पूरा का पूरा आमाशय है, इस आमाशय को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आमाशय का सबसे पहला भाग, ये वाला भाग, इस भाग को सामान्यतः हम कहते हैं जठरागम भाग, जठरागम अर्थात कार्डियक पार्ट। ठीक है, इसके अलावा जठरागम भाग है, इससे आगे वाला जो पार्ट होता है ये सामान्यतः कहलाता है फंडस भाग। फंडस भाग, आमाशय जो है पूरा का पूरा आमाशय 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले वाला भाग जो है वो सामान्यतः कार्डियक पार्ट अर्थात जठरागम भाग कहलाता है, दूसरा पार्ट कहलाता है फंडस भाग, और इसका आगे वाला पार्ट जो है तीसरा पार्ट जो कि सबसे बड़ा पार्ट होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं कार्पस। कार्पस या इसको हम बॉडी भी कह सकते हैं, कार्पस या बॉडी अर्थात काय, ये सबसे बड़ा भाग होता है आमाशय का, कार्पस या बॉडी। इसके अलावा लास्ट वाला पार्ट जो है, ये जैसे यहां से छोटी आंत स्टार्ट है, ये लास्ट वाला जो पार्ट है आमाशय का ये कहलाता है जठर निर्गमी, जठर निर्गमी भाग, पाइलोरिक पार्ट। तो ये आमाशय के 4 भाग होते हैं। ध्यान देंगे ये जो जठरागम भाग है, जहां पे सबसे पहले भोजन ग्रासनाल से जठरागम भाग में आता है, ये जो ग्रासनाल और आमाशय है यहाँ पे एक सामान्यतया वाल पाया जाता है। ये जो वाल होता है वो सामान्यतया आमाशय से भोजन को वापस ग्रासनाल में जाने से रोकता है, अर्थात फूड जो होता है उस फूड के बैक फ्लो को रोकता है। ये जो वाल होता है इस वाल को हम कहते हैं जठरागम अवरोध, जठरागम अवरोध, कार्डियक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। तो ये कार्डियक स्फिंक्टर जो है ये सामान्यतया आमाशय से भोजन को किस में जाने से रोकेगा, ग्रासनाल में जाने से। इसके अलावा ध्यान देंगे जहां छोटी आंत शुरू होती है, आमाशय के आखिरी भाग पर भी एक जो है वाल पाया जाता है। ये वाल जो है सामान्यतया छोटी आंत में गए हुए भोजन को वापस आमाशय में जाने से रोकता है। इसके अलावा जब तक आमाशय में भोजन का पाचन न हो, ये भोजन को छोटी आंत में जाने से भी रोकता है। तो ये जो वाल होता है इस वाल को हम कहते हैं जठर निर्गमी अवरोध, जठर निर्गमी अवरोध। अवरोध का मतलब होता है रुकावट अर्थात पाइलोरिक स्फिंक्टर।
पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये सामान्यतया आमाशय के कुछ भाग होते हैं। आमाशय जो है पूरे के पूरे आमाशय को 4 भाग में बांटा गया है। इसमें सबसे बड़ा भाग होता है इसका कार्पस, और बाकी जो 3 भाग है उनके अंदर एक कार्डियक अर्थात जठरागम, दूसरा फंडस और तीसरा होता है जठर निर्गमी अर्थात पाइलोरिक पार्ट। अब अगर हम बात करें आमाशय में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, तो ध्यान देंगे आमाशय में भोजन जो है इसके पाचन से पहले हमें यह ध्यान रखना है कि आमाशय की सतह के ऊपर एक चिकनी परत पाई जाती है जिसको हम कहते हैं म्यूकल मेम्ब्रेन अर्थात श्लेष्मा झिल्ली या म्यूकल लेयर, श्लेष्मा की परत जो है वो पाई जाती है। ये श्लेष्मा की परत जो है इससे चिकना पदार्थ श्लेष्मा म्यूकस का स्त्रवण होता है, म्यूकस का सिक्रेशन होता है, और ये जो म्यूकस होता है ये सामान्यतया आमाशय जो है इसकी दीवारों की HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उससे प्रोटेक्शन करता है। आमाशय जो है इसकी दीवारों के अंदर बहुत सारी जठर ग्रंथियां गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है, और वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वो सामान्यतः गैस्ट्रिक जूस अर्थात जठर रस का स्त्रवण करती है। जठर रस जो है वो आमाशय में भोजन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। जठर रस की अगर हम बात करें तो ये सामान्यतः एक अम्लीय प्रकृति का रस होता है। इसकी पीएच वैल्यू बहुत कम होने की वजह से प्रबल अम्लीय प्रकृति का होता है। लगभग 1.5 जो है इसका पीएच होता है, जिसकी वजह से बहुत शक्तिशाली अम्लीय प्रकृति का होता है, और शक्तिशाली अम्लीय प्रकृति इसकी होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण से। आमाशय के अंदर स्रावित होने वाले जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा सामान्यतया जल भी पाया जाता है। इसका 99% भाग जल होता है, शेष 1% भाग के अंदर सामान्यतया हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। इसके अलावा कुछ पाचक एंजाइम भी पाए जाते हैं। ये पाचक एंजाइम जो जठर रस में पाए जाते हैं वो सामान्यतया निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, अपने इनएक्टिव फेज में होते हैं, और इन निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आमाशय के जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइमों को सक्रिय करना। इसके अलावा जठर रस जो है वो सामान्यतः बैक्टीरियल डिस्ट्रक्शन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अर्थात जीवाणु नाशन की क्रिया में सहायक है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के साथ कुछ सूक्ष्म बैक्टीरिया जो है वो सामान्यतः हमारे आमाशय में चले जाते हैं। इन बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम भी किसका होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड अर्थात HCl का होता है। इसके अलावा ध्यान देंगे HCl जो है वो सामान्यतया आमाशय के अंदर प्रबल अम्लीय माध्यम बनाता है, और वो प्रबल अम्लीय माध्यम जो है वो सामान्यतः भोजन के पाचन में सहायक होता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक महत्वपूर्ण कार्य ये है कि सामान्यतः ये जो ऊपर से मुख गुहा से पाचित जो बोलस आ रहा है, उस बोलस में जो टाइलिन एंजाइम है उस टाइलिन एंजाइम को इनएक्टिवेट करता है अर्थात निष्क्रिय करता है। यानी टाइलिन एंजाइम जो है वो सामान्यतया आमाशय के अंदर आकर के कोई क्रिया नहीं कर सकता। किसके कारण से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण से। तो ये आमाशय के अंदर स्रावित होने वाले जठर रस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। अब जठर रस में पाए जाने वाले जो एंजाइम है वो सामान्यतः कौन कौन से एंजाइम है और उनके द्वारा किस प्रकार के फूड सब्सटेंस या भोजन के कौन से घटकों का पाचन किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आमाशय के बारे में ये जो भी जानकारियां हैं इनको हम थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आमाशय की आकृति। आकृति जो है ये सामान्यतः जे या यू आकृति का होता है, अंग्रेजी के जे या यू आकृति का। इसके अलावा ध्यान देंगे आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, आहार नाल का वाइडेस्ट पार्ट, वाइडेस्ट अर्थात सबसे चौड़ा भाग। इसके अलावा ध्यान देंगे आमाशय जो होता है सामान्यतया इसकी क्षमता होती है लगभग 2 से 3 लीटर भोजन जो है इसको ग्रहण कर सकता है। यानी आमाशय द्वारा 2 से 3 लीटर भोजन जो है वो ग्रहण किया जा सकता है। इसके अलावा आमाशय जो है इसके अंदर 4 से 5 घंटे तक भोजन रुकता है, 4 से 5 घंटे तक भोजन रुकता है, भोजन रुकता है। ठीक है। इसके अलावा ध्यान देंगे आमाशय जो होता है ये सामान्यतया हमारी जो देह गुहा होती है या हमारी जो उदर गुहा होती है उस उदर गुहा से मेजोगेस्टर मिजेंड्री नामक संरचना के द्वारा संयोजित होता है। तो देह गुहा, देह या उदर गुहा बोल सकते हैं आप। उदर गुहा में मेजोगेस्टर मेजेंड्री, मेजोगेस्टर मेजेंड्री नामक
संरचना द्वारा संयोजित, मेजोगेस्टर मेजेंड्री नामक संरचना द्वारा संयोजित होता है। ये जो है अमाशय से संबंधित कुछ बातें हैं। इसके अलावा ध्यान देंगे अमाशय के भाग, तो अमाशय के 4 भाग हैं। 4 भागों में सबसे पहला भाग जो है ये कहलाता है जठरागम भाग, अर्थात कार्डियक पार्ट। ठीक है, दूसरा भाग जो है वो कहलाता है फंडस भाग, फंडस। तीसरा भाग जो है वो सामान्यतया कहलाता है कार्पस या बॉडी, जिसको हम कह सकते हैं बॉडी या कार्पस, कार्पस या बॉडी। इसके अलावा ध्यान देंगे चौथा भाग जो है वो कहलाता है जठर निर्गमी, जठर निर्गमी, पाइलोरिक। ये अमाशय के कुछ पार्ट होते हैं। ठीक है, अमाशय के 4 भाग होते हैं। अब अमाशय के अंदर जो जठर रस स्त्रावित होता है, इसके बारे में कौन कौन सी बातें जो कि एग्जाम बेस्ड है हमें ध्यान रखनी है, वो हमें ध्यान रखनी है, वो हम अब लिखेंगे। नेक्स्ट है जठर रस, जठर रस अर्थात गैस्ट्रिक जूस। तो सबसे पहली बात, जठर रस जो है इसका सिक्रेशन, इसका स्त्रवण जो है वो सामान्यतया कहां से होता है, तो अमाशय की जठर ग्रंथियों द्वारा, अमाशय की जठर ग्रंथियों, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा स्त्रवण होता है इसका। जठर ग्रंथियों, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जठर रस का स्त्रवण जो है अमाशय की जठर ग्रंथियों अर्थात गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहां पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो कौन से रस का स्त्रवण करती है, जठर रस का स्त्रवण करती है। ठीक है, इसकी मात्रा जो है एक सामान्य व्यक्ति में इसकी मात्रा होती है 1.5 से 2 लीटर पर डे, यानी एक सामान्य व्यक्ति के अमाशय में 1.5 से 2 लीटर जठर रस जो है वो प्रतिदिन स्त्रावित होता है। इसके अलावा ध्यान देंगे इसकी प्रकृति, तो जठर रस की प्रकृति जो है वो प्रबल अम्लीय होती है, प्रबल अम्लीय। ठीक है, और प्रबल अम्लीय जो है, इस प्रबल अम्लीय प्रकृति के अंदर इसका जो पीएच होता है, इसका पीएच वैल्यू ये लगभग होता है 1.5 से 1.8 जो है जठर रस का पीएच होता है। इसके अलावा ध्यान देंगे जठर रस के स्त्रवण को प्रेरित कौन करता है, सामान्यतया कोई भी पाचक रस है उसके स्त्रवण को प्रेरित करने के लिए कोई ना कोई हार्मोन जो है वो उत्तरदायी होता है। तो जठर रस जो है उसके स्त्रवण के या उसके स्त्रवण को प्रेरित करने वाला हार्मोन जो है वो होता है गैस्ट्रीन हार्मोन। तो इसका प्रेरण करता है गैस्ट्रीन हार्मोन, गैस्ट्रीन हार्मोन द्वारा। यानी जठर रस जो है इसको स्त्रावित होने के लिए उत्तेजित, उसको प्रेरित जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है ये जठर रस का स्त्रवण करें। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को जठर रस के स्त्रवण के लिए प्रेरित कौन सा हार्मोन करेगा, गैस्ट्रीन हार्मोन करेगा, गैस्ट्रीन हार्मोन। इसके अलावा ध्यान देंगे जो जठर रस है इसका संगठन, तो जठर रस का संगठन की अगर हम बात करें, इसका जो कंपोजिशन है वो किस प्रकार का होता है, यानी इसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो पाई जाती है। तो जठर रस जो है इसके संगठन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसका 99% भाग जो होता है वो सामान्यतया पानी होता है। 99% जठर रस में क्या पाया जाएगा, जल पाया जाएगा। इसके अलावा बाकी का जो 1% भाग है, इस 1% भाग को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इस 1% भाग के अंदर सामान्यतया HCl भी पाया जाता है अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके अलावा इस 1% के अंदर ही पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम कौन कौन से होते हैं, पाचक एंजाइम सामान्यतया 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, देखो इसके अंदर एक तो होता है प्रोरेनिन, इसके अलावा इसके अंदर होता है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। ठीक है, और तीसरा एंजाइम जो है वो होता है इसके अंदर जठर लाइपेज।
ये सामान्यतया जठर रस के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम है। फिर से समझेंगे, जठर रस का 99% भाग क्या होता है? जल होता है। शेष 1% भाग जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें एक पार्ट में आता है HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा जो पार्ट है 1% का ही, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम अर्थात पाचक एंजाइम आते हैं। उन पाचक एंजाइमों में 3 एंजाइम है। कौन कौन से? प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन और जठर लाइपेज। अब अगर हम बात करें तो जल का क्या काम है, तो जल जो है ये क्या करता है, सामान्यतया जो मुख गुहा से ग्रसनी और ग्रासनाल के जरिए जो बोलस आ रहा है आमाशय के अंदर, उस बोलस को लिक्विफाइड अर्थात द्रवीकृत करने का काम किसका होगा? जल का। तो ये क्या करता है? बोलस का द्रवीकरण करता है। बोलस का द्रवीकरण करता है। बोलस का द्रवीकरण करने का काम किसका होता है? सामान्यतया जल का होता है, जो कि जठर रस का 99% भाग होता है। इसके अलावा ध्यान देंगे HCl। तो HCl के कार्य अभी हमने बात की थी। HCl जो है इसका सबसे प्रमुख कार्य जो है ये क्या करता है? एंजाइमों को सक्रिय करता है। एंजाइमों को सक्रिय करता है। कौन कौन से एंजाइमों को सक्रिय करेगा? एंजाइमों में प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन। प्रोरेनिन जो है ये सामान्यतया निष्क्रिय अवस्था में होता है, HCl इसको रेनिन में बदल देता है। इसी प्रकार पेप्सिनोजन ये भी निष्क्रिय अवस्था में है, तो HCl क्या करता है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है। तो निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय कौन करता है आमाशय में? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl। तो एंजाइमों को सक्रिय करता है, सक्रिय करता है। ठीक है, सबसे पहला अगर हम बात करें तो प्रोरेनिन। प्रोरेनिन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा किस में बदल जाएगा? रेनिन में बदल जाएगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो पेप्सिनोजन जो है, पेप्सिनोजन ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड अर्थात HCl के द्वारा जो है किस में बदल जाएगा? पेप्सिन में बदल जाएगा। पेप्सिन। ठीक है, ये सामान्यतया HCl के द्वारा एंजाइम एक्टिवेशन अर्थात एंजाइमों को सक्रिय करने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा HCl जो है इसका दूसरा काम क्या है? तो HCl का दूसरा काम होता है, ये ऊपर लिख रहा हूं मैं, HCl का दूसरा कार्य जो है ये है बैक्टीरियल डिस्ट्रक्शन, जीवाणु नाशन। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देंगे तीसरा कार्य है इसका, टाइलिन एंजाइम को निष्क्रिय करता है। टाइलिन को निष्क्रिय करना। तो टाइलिन को निष्क्रिय करने वाला जो पदार्थ है जठर रस में पाया जाता है वो कौन सा है? HCl। ये सामान्यतया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मुख्य कार्य है। पाचन के लिए आवश्यक अम्लीय माध्यम भी बनाता है। तो पाचन के लिए आवश्यक अम्लीय माध्यम बनाना ये सामान्यतया एंजाइमों को एक्टिवेट करने वाला कार्य ही होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो बात हो गई जठर रस की। अब इसमें ध्यान देंगे ये जो HCl और ये जो एंजाइम है, एंजाइमों के द्वारा सामान्यतया पाचन किस प्रकार से होता है इसके बारे में हमें बात करनी है। प्रोरेनिन को HCl जो है वो किस में बदल देता है? रेनिन में। तो ध्यान देंगे रेनिन जो है वो एक ऐसा एंजाइम है जो सामान्यतया छोटे बच्चों अर्थात दूध पीते बच्चों में इसका सिक्रेशन, इसका स्रवण जो है ज्यादा होता है और बड़ों में इसका स्रवण कम होता है। रेनिन का कार्य क्या है? रेनिन सामान्यतया दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। केसिन प्रोटीन जिसके कारण दूध का रंग सफेद होता है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन जो है केसिन होता है, और उस केसिन का पाचन कौन सा एंजाइम करेगा? रेनिन एंजाइम करेगा। ठीक है, रेनिन जो है वो केसिन को सामान्यतया कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदल देता है। तो ध्यान देंगे रेनिन दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन जो है उस केसिन को रेनिन एंजाइम के द्वारा किस में बदल दिया जाएगा? कैल्शियम पेराकेसिनेट। कैल्शियम पेराकेसिनेट। तो रेनिन जो है वो केसिन को कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदल देता है। ये कैल्शियम पेराकेसिनेट इसको सामान्यतः कर्ड भी बोल सकते हैं अर्थात दही भी बोला जा सकता है। तो
ये कहा जाता है कि दूध जो है पेट में जाकर के दूध को फाड़ने वाला एंजाइम जो है, सामान्यतया दूध को दही में बदलने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा होता है, रेनिन होता है। कई बार हमने देखा है कि छोटे बच्चे जो है वो दूध पीने के पश्चात जो है उल्टी करते हैं तो फटाफटा सा दूध निकलता है। वो दूध, फटा हुआ दूध जो है वो सामान्यतया कैल्शियम पेराकेसिनेट के कारण होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि उस दूध के अंदर जो केसिन प्रोटीन होता है उसको रेनिन के द्वारा कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदल दिया जाता है। तो ये तो काम हो गया रेनिन का। एक चीज ध्यान देंगे, रेनिन जो है ये छोटे बच्चों में इसका स्त्रवण ज्यादा होता है, छोटे बच्चों में स्त्रवण अधिक होता है, अर्थात दूध पीछे बच्चों में जो है इसका स्त्रवण अधिक होता है। तो छोटे बच्चों में स्त्रवण अधिक। इसके अलावा ध्यान देंगे केसिन जो है ये दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन, दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन, दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा होता है, केसिन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला एंजाइम आता है सामान्यतया पेप्सिन। पेप्सिनोजन की फेज में होता है, अर्थात निष्क्रिय अवस्था पेप्सिनोजन है, मगर HCl जो है किस में बदल देगा, पेप्सिन में बदल देगा। तो ये जो पेप्सिन है ये सामान्यतया जितनी भी प्रकार की प्रोटीन युक्त चीजें हम खाते हैं तो उन पदार्थों में उपस्थित जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को ये जो पेप्सिन होता है वो सामान्यतया प्रोटीओज या पेप्टोन अर्थात पेप्टाइड के अंदर बदल देता है। तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। किसी भी प्रकार का प्रोटीन हो उसका पाचन आमाशय में कौन करेगा, पेप्सिन करेगा। तो ध्यान देंगे पेप्सिन जो है ये सामान्यतया प्रोटीन को, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन या पेप्टाइड में बदल देता है। पेप्टाइड जो है ये सामान्यतया प्रोटीन से छोटी इकाई है। बहुत सारे एमिनो अम्लों की जो श्रृंखला होती है उसको सामान्यतया पेप्टोन या पेप्टाइड कहा जाता है। तो ये जो पेप्टाइड होते हैं वो सामान्यतया प्रोटीन जो है वो पेप्टाइड में बदलता है। कौन से एंजाइम की सहायता से, पेप्सिन एंजाइम की सहायता से। ध्यान देंगे यहाँ पे प्रोटीन से एमिनो अम्ल नहीं आ रहा है, एमिनो अम्लों की श्रृंखला आ रही है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि आमाशय में ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन का पाचन तो करता है लेकिन कंप्लीट डाइजेशन नहीं करता है, पूर्ण पाचन नहीं करता है, पार्शियल डाइजेशन होता है प्रोटीन का आमाशय के अंदर। यानी आमाशय जो है इसमें प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो जाता है मगर आंशिक पाचन होता है, पूर्ण पाचन नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी फ्रेम होता है यहां से कि आमाशय में सबसे पहले किस पोषक पदार्थ का पाचन प्रारंभ होता है, तो वो है प्रोटीन, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ सकता है प्रोटीन का पाचन सबसे पहले आहार नाल के किस भाग में प्रारंभ होता है, तो वो कौन सा होगा, आमाशय। मुख गुहा में हमने पढ़ा है, मुख गुहा में सबसे पहले किस पोषक पदार्थ का पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट। यानी स्टार्च जो है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, उस स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है। कौन से एंजाइम के द्वारा, लार्य एमिलेस या टाइलिन एंजाइम के द्वारा। तो सामान्यतः प्रोटीन जो है वो पेप्सिन के द्वारा पेप्टोन या पेप्टाइड में बदल जाता है। इसके अलावा अगला एंजाइम बच रहा है जठर लाइपेज, ठीक है। ये जठर लाइपेज जो है वो सामान्यतः हमारा जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, जो अग्नाशी रस होता है, उसमें पाए जाने वाले लाइपेज के समान ही होता है और ये वसा का पाचन करता है। लेकिन ध्यान देंगे ये जो जठर लाइपेज है ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होता है और इसी वजह से ये बहुत थोड़ी सी वसा का पाचन कर पाता है। आमाशय में जितने फूड सब्सटेंस के रूप में हम वसा खाते हैं, पूरे दिन में जितने वसा युक्त पदार्थ हम खाते हैं उनमें से केवल 1% वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करेगा, जठर लाइपेज। यानी आमाशय में टोटल फैट में से कितनी फैट का डाइजेशन होगा, ओनली 1%। तो ध्यान देंगे वसा जो है ये जठर लाइपेज के द्वारा, जठर लाइपेज के द्वारा फैटिक एसिड अर्थात वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाती है। ग्लिसरॉल ये सामान्यतया वसा का जठर लाइपेज नामक एंजाइम के द्वारा पाचन होता है। तो ध्यान देंगे ये आमाशय में पाए जाने वाले तीनों प्रकार के एंजाइम होते हैं, जठर रस में पाए जाने वाले तीनों प्रकार के एंजाइम होते हैं। रेनिन दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन करेगा। पेप्सिन ये सामान्यतया जितने भी प्रकार के प्रोटीन होते हैं उनको किस में बदल देगा, पेप्टोन में बदल देगा या पेप्टाइड में बदल देगा, ठीक है। जठर लाइपेज जो है ये किसका पाचन करेगा, वसा का पाचन करेगा। कितने प्रतिशत, मात्र 1% वसा का पाचन, 1% वसा का पाचन।
ध्यान देंगे जितनी वसा हम लेते हैं उनमें से आमाशय में केवल 1% वसा का पाचन होता है। ये तो बात हो गई आमाशय में पाचन के बारे में। अब आमाशय में जो पचा हुआ भोजन होता है वो सामान्यतया कहलाता है काइम कहलाता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में पूछ लिए जाते हैं। ध्यान देंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। आमाशय में पाचित भोजन, आमाशय में पाचित भोजन क्या कहलाएगा? काइम। आमाशय में पाचित भोजन कहलाता है काइम। इसके अलावा ध्यान देंगे अभी हमने पढ़ा है जठर रस। तो जठर रस जो है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जेल और पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जठर रस का स्त्रवण गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अर्थात जठर ग्रंथियों की कौन सी कोशिकाएं करती है? तो ध्यान देंगे HCl का स्त्रवण, HCl का स्त्रवण, जठर रस के अंदर पाए जाने वाला जो HCl है उस HCl का स्त्रवण ऑक्सिंटिक कोशिकाएं या जिनको हम परिधीय कोशिकाएं भी कह सकते हैं, परिधीय कोशिकाएं, परिधीय कोशिकाओं, पैराइटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स द्वारा। ठीक है, तो ध्यान देंगे जठर रस में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्रवण जठर ग्रंथियों की कौन सी कोशिकाएं करती हैं? ऑक्सिंटिक कोशिका बोल दो या परिधीय कोशिका, पैराइटल सेल्स जो है हम कह सकते हैं। परिधीय कोशिकाओं के द्वारा HCl का स्त्रवण होता है। इसके अलावा ध्यान देंगे आमाशय में जो जठर रस है उस जठर रस में जो एंजाइम पाए जाते हैं, जो पेप्सिन, रेनिन, पेप्सिन और रेनिन जो है इनका स्त्रवण सामान्यतया गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। जठर ग्रंथियां जो होती है उन जठर ग्रंथियों की जाइमोटिक कोशिकाएं या जिनको हम चीफ सेल्स या मुख्य कोशिकाएं भी कह सकते हैं, इन मुख्य कोशिकाओं के द्वारा होता है। एक चीज और ध्यान देंगे यहाँ पे, ये जो ऑक्सिंटिक कोशिकाएं होती है ये एक और महत्वपूर्ण पदार्थ का स्त्रवण करती है जिसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर अर्थात नेज कारक। ये जो नेज कारक होता है ये आमाशय के अंदर सामान्यतया विटामिन B12 जो होता है जिसको हम साइनोकोबालेमिन कहते हैं उसके एब्जॉर्प्शन में, उसके अवशोषण में सहायक होता है। तो ऑक्सिंटिक कोशिकाओं द्वारा, इन कोशिकाओं द्वारा नेज कारक अर्थात इंट्रिंसिक फैक्टर का स्त्रवण। ठीक है, अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर नेज कारक जो है इसका कार्य क्या है? तो ये विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक होता है। विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक पदार्थ कौन सा है और उसका स्त्रवण कौन सी कोशिकाओं के द्वारा है, या इंट्रिंसिक फैक्टर जो है उसका स्त्रवण हमारी आहार नाल के किस पार्ट में होता है? तो वो पार्ट है आमाशय। ठीक है, इसके बाद ध्यान देंगे अभी हमने बात की थी जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइमों की। तो पेप्सिन और रेनिन जो है, पेप्सिन और रेनिन, इनका जो स्त्रवण है वो सामान्यतया मुख्य कोशिकाओं अर्थात चीफ सेल्स, मुख्य कोशिकाओं द्वारा होता है। ध्यान देंगे मुख्य कोशिकाएं जो हैं इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इनको सामान्यतया जाइमोटिक सेल्स भी कहते हैं, जाइमोटिक सेल्स। ठीक है, जाइमोटिक सेल्स बोल दो, चीफ सेल्स बोल दो या मुख्य कोशिकाएं बोल दो, इनके द्वारा कौन से एंजाइमों का स्त्रवण होगा? पेप्सिन और रेनिन। ध्यान देंगे ये जो कोशिकाएं हैं जैसे मुख्य कोशिकाएं हैं, ऑक्सिंटिक कोशिकाएं हैं, ये किसका भाग है? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अर्थात जठर ग्रंथियों का भाग है। जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है? आमाशय के अंदर पाई जाती है। तो ये हो गई आमाशय के अंदर पाचन की क्रिया। तो ध्यान देंगे आज हमने बात की है आमाशय में पाचन के बारे में।
आमाशय में पाचित भोजन जो है या आमाशय से भोजन जो है, आमाशय के अंदर भोजन जो है वो ग्रासनाल से आता है। इसके अलावा आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। 2 से 3 लीटर भोजन आमाशय के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। आमाशय जो है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आमाशय में पाचन के लिए जठर रस स्रावित होता है। जठर रस का स्त्रवण जठर ग्रंथियों द्वारा होता है। जठर रस के अंदर जल पाया जाता है। इसके अलावा पाचक एंजाइम पेप्सिन, रेनिन, इसके अलावा जठर लाइपेज पाया जाता है। रेनिन जो है वो केसिन प्रोटीन, दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन, किसी भी प्रकार के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल सकता है। और जठर लाइपेज 1% वसा का पाचन करता है। ठीक है, फिर आमाशय से भोजन जो है वो हमें पता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में हमने समझा है कि आमाशय से पचा हुआ भोजन कहां जाएगा, छोटी आंत के अंदर जाएगा। ठीक है, तो आमाशय से भोजन छोटी आंत में चला जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे छोटी आंत में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। धन्यवाद।